नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में। यह है एक्सेल मास्टरी सीरीज का 5वां पार्ट। इसमें हम देखेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एक्सेल से रिलेटेड पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो इन क्वेश्चंस को मैंने कुछ कैटेगरीज में बांटा है जो आप देख सकते हैं, जैसे बेसिक है, फॉर्मूलाज और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, चार्ट और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, और हाँ, एक और चीज़ है जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसको अगर आप ना जानते हो, अगर उसकी समझ ना हो आपको, है ना, तो आप चाहे एक्सेल सीख लो, पावर बीआई सीख लो, एसक्यूएल सीख लो, या कोई भी ऐसा टूल सीख लो जो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता हो। अगर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको नहीं पता, इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। अब बेसिक में सबसे पहला और सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर क्या है। अब सिंपली मैं कहूँ तो फॉर्मूला वो होता है जो यूज़र डिफाइन करता है, जैसे इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये हो गया फॉर्मूला। अगर यही चीज़ मुझे फंक्शन में करनी हो तो इज इक्वल टू सम A1 टू A2, ऐसे सिलेक्शन कर दूंगा, ब्रैकेट कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो वो हो गया फंक्शन। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए, आपको एग्जांपल देना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेल रेफरेंसिंग के बारे में। अब सेल रेफरेंसिंग एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपको इंटरव्यू में, ये जानने के लिए कि आप एक्सेल के फॉर्मूलाज को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। अब उसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होता है, और मिक्स सेल रेफरेंसिंग भी होता है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप किसी डेटा को या किसी फॉर्मूलाज को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे सही से पेस्ट कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये फीचर भी आपको पता होना चाहिए सेल रेफरेंसिंग का। आगे बढ़ते हैं फ्री स्पेन। अब फ्री स्पेन एक ऐसा फीचर है जो अगर आपका डेटा छोटा है, जैसे 10-12 रोज है मेरे पास और दो चार ही कॉलम है, तो फ्री स्पेस की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। लेकिन वैसा इन रियल लाइफ ज़्यादातर नहीं होता। 99% टाइम ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास 10-12 रो का डेटा है और दो चार ही कॉलम्स है। जनरली ऐसा होता है कि आपके पास हज़ारों रोज का डेटा होता है और 2500 कॉलम्स होते हैं। तो क्या आपको पता रहेगा कि कौन सा कॉलम आप देख रहे हैं जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे? नहीं। तो वही काम आता है फ्री स्पेन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल दिया जा सकता है जो आपको सॉल्व करना पड़े ना। वैसे देखा जाए तो ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है एक्सेल से रिलेटेड। हालांकि इस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है अपने चैनल पे, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो ये डेटा को विजुअली एनहेंस कर देता है, हाईलाइट कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको पता होना चाहिए, ये डेटा को समझने में और उसे एनालाइज करने में बहुत मदद करता है हमारी। आगे बढ़ते हैं एक्सेल शॉर्टकट्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही शॉर्टकट्स आपको पूछे जाए, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। मैं चाहिए आपको तो एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे सकता हूँ, कमेंट में पिन कर सकता हूँ मैं उसकी, वो अगर प्रॉम्प्ट अगर आप चैट जीपीटी को देते हो तो आपको मोस्ट यूज्ड और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो एक्सेल शॉर्टकट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो दे देगा। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूलाज और फंक्शन, 2 सेकंड के लिए रुकिए, पॉज कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि अगर फॉर्मूलाज और फंक्शन का सेक्शन है तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा होगा जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अगर आपने वी लुकअप का नाम लिया है तो बिल्कुल सही है आप, कि क्योंकि वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत पुराना है, और सबसे ज़्यादा फेमस और कॉमन है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। मतलब अगर 100 इंटरव्यूज की बात की जाए तो हो सकता है कि 99 या 100 के 100 इंटरव्यूज में ये लुकअप क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये पूछा जाए। तो इसकी अच्छे से समझ आपको होनी चाहिए। अगर वी लुकअप आपको नहीं लगाना आता तो सीखना ज़रूरी है, आप मेरे चैनल पे वीडियो चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस होती है, वो लिमिटेशंस अगर पार करनी हो हमें तो इंडेक्स और मैच, ये दो फॉर्मूलाज आने चाहिए, इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका एक
बहुत इंपॉर्टेंस क्या होता है पता है, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है तो हो सकता है कि सामने वाला जानना चाहता हो कि क्या आप एक्सेल के बेसिक यूजर हो या आपको एडवांस एक्सेल पता है ना। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं आती, कि ये इंडेक्स और मैच फॉर्मूला जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। इसका क्या मतलब है ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब सिंपल है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस लेते हैं कंप्यूटर के। इसकी वजह से वो कभी कभी एक्सेल हैंग भी हो जाता है हमारा। तो अब क्या करें, क्या हम वीलुकअप से ही काम कराएं? ज़रूरत नहीं है। और एक नया फंक्शन है जो एक्सेल ने इंट्रोड्यूस किया है, आई थिंक एम एस ऑफिस 2019 के साथ ना, वो है एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप की अगर मैं बात करूँ तो ये देखा जाए तो नया फंक्शन है। ज़्यादातर इंटरव्यूज में अभी तक पूछा नहीं जाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है अगर आप सीखते हैं इसे अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें हैं वीलुकअप के साथ, आप इसमें एक इंडेक्स और मैच के भी फीचर्स यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी फीचर्स है, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए एक्स लुकअप होता क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं। और सीखने की अगर मैं बात करूँ कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये इंडेक्स मैच और वी लुकअप से भी ज़्यादा आसान है सीखने के लिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। ये ऐसे फंक्शंस है समीप, काउंटिफ, समीप एस, काउंटिफ एस, जो पूछे ही जाएंगे। आपको 100% चांस है कि इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा जाए इन फंक्शंस में से। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एग्जांपल दिया जाए जिसको आपको सॉल्व करना पड़े इन फंक्शंस का यूज करके, या इनमें से कोई फंक्शन का यूज करके। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता ये फंक्शंस क्या है, कैसे यूज करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं। अब लॉजिकल फंक्शंस कई बार इंडिविजुअली यूज किए जाते हैं और कई बार अलग अलग फॉर्मूलाज के साथ यूज किए जाते हैं। उसमें सबसे कॉमन फंक्शन है इफ का, ठीक है, और एंड है, उसके साथ और है। एंड और ऐसे दो फंक्शन है जो जनरली इफ के साथ ही यूज किए जाते हैं। और नेस्टेड इफ की अगर मैं बात करूँ तो वो इफ का ही एक दूसरा रूप है, मतलब इफ के अंदर अगर हम और एक इफ लगाते हैं, उसके अंदर और एक इफ लगाते हैं, तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। लेकिन इसके लिए एक और नया फंक्शन भी आया है मार्केट में, वो है इफ एस। अगर आपको नहीं पता कि इफ एस क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, तो इसके रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाई रखी है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब टेक्स्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये ऐसे फंक्शन है जब आप डेटा को क्लीन कर रहे हो, डेटा मैनिपुलेट कर रहे हो, तो बहुत काम आ सकते हैं आपके। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए टेक्स्ट फंक्शन के, लेकिन और भी बहुत सारे फंक्शंस है जो आप सीख सकते हैं, जिसमें से है लेफ्ट है, राइट है, मिड है, कॉन्कैट है, या फिर और एक है कॉन्कैटिनेट। जो अगर पुराने यूजर्स है तो उनको पता होगा, कॉन्कैटिनेट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन है दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। और ट्रिम है, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा है। और भी फंक्शन है जैसे प्रॉपर हो गया, है ना, जैसे क्लीन हो गया। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट फंक्शन भी है, तो आपको वो भी पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको रिपोर्ट्स में हम बहुत बार यूज करते हैं। डेट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए, या उसमें से एक टाइम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या और भी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं डेट एंड टाइम फंक्शन के, जैसे टुडे है, नाउ है, ई ओ मंथ है, या फिर और कुछ है जैसे ई डेट है, या डेट डिफरेंस है। अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। अब डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस में एक फीचर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, कौन सा है पता है? पिवट टेबल। अब पिवट टेबल होता क्या है? वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, डीप टॉपिक है, और बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। लेकिन बेसिक लेवल पे पिवट लगाना इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से आप 10 मिनट में सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत डीपली सीखना है, जो कि आपको सीखना चाहिए, मैं रेकमेंड करता हूँ, तो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखते हैं पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल डेटा को, अगर आपके पास बड़ा डेटा है तो उसे समराइज करने का काम करता है एक टैबुलर फॉर्मेट में, जिससे कि आप उस डेटा को इजीली एनालाइज कर पाओ। और बहुत सारी चीजें हम पिवट टेबल के साथ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डेटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की बात करते हैं। डेटा सॉर्टिंग
क्या करता है, डेटा फिल्टरिंग क्या करता है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डेटा सॉर्टिंग में आप डेटा का ऑर्डर चेंज करते हो, जैसे ए टू जेड हो गया, जेड टू ए हो गया, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यू वेस्ट, है ना। और फिल्टरिंग में आप डेटा को फिल्टर करते हो वन बाय वन। जैसे मुझे अगर मेरे पास डेटा है स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स का, तो मैं स्टेट को फिल्टर आउट कर सकता हूँ। जैसे मुझे महाराष्ट्र स्टेट के देखने हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, तो महाराष्ट्र को फिल्टर कर लूंगा मैं, तो सारे डिस्ट्रिक्ट उतने ही आएंगे जो महाराष्ट्र में है। वैसे ही अगर आगे बढ़े हम, तो एडवांस फिल्टर भी होते हैं। अब जैसे न्यूमेरिकल फिल्टर लगाने हैं आपको, जैसे मुझे देखना है कि मेरे पास जो डेटा है वो पिन कोड देखना है मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल 411 से आगे वाले पिन कोड देखने हैं, तो उसके लिए मैं नंबर फिल्टर्स का यूज कर सकता हूँ। या फिर और भी है, जैसे टेक्स्ट फिल्टर हो गया, या फिर कलर बेस्ड भी मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ डेटा को। ये सब यूज किया जाता है एडवांस फिल्टर के अंदर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट की बात करूँ, तो टेक्स्ट टू कॉलम आपको रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन बहुत यूजफुल चीज़ है, स्पेशली जब आपको डेटा इंपोर्ट करना है सीएसवी से या और कई फॉर्मेट से, है ना। तो टेक्स्ट टू कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मज़ेदार चीज़ है, अगर आप ठीक से देखो, उसे ठीक से समझो तो। रिमूव डुप्लीकेट की बात करूँ मैं, तो ये सिंपल काम करता है। जो भी आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है या रो अगर पूरी सिलेक्ट की है, तो उसके बेसिस पे डुप्लीकेट्स ढूंढता है और उन रोज को डिलीट कर देता है। सिंपल। बस यूनिक एक ही रो रखता है ऊपर वाली, और नीचे वाले रोज को जो डुप्लीकेट्स है उन्हें हटा देता है। आगे बढ़ते हैं अब डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन वैसे टॉपिक अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, स्पेशली अगर डेटा एंट्री का काम करते हो, तो ये आपका बहुत सारा काम इजी कर देता है कि आप गलत डेटा ना डालो किसी सेल में या किसी कॉलम में, उस पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, है ना। एरर्स अगर हो तो आपको पता चलना चाहिए, वो कर सकते हो आप। लेकिन डेटा वैलिडेशन अगर सबसे ज़्यादा यूज किसी चीज़ में होता है, तो वो होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता डेटा वैलिडेशन होता क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चार्ट्स और ग्राफ्स के बारे में। अब चार्ट्स और ग्राफ्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से डेटा के लिए कौन सा चार्ट यूज किया जाता है। अब जैसे मुझे अगर कोई ट्रेंड दिखाना है, तो लाइन चार्ट उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बार चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा अगर मुझे कंपैरिजन करना है अलग अलग चीज़ों का। पाई चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा मुझे प्रोपोर्शन अगर दिखाना है, कंट्रीब्यूशन अगर दिखाना है डेटा का, तो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए अलग अलग चार्ट का, कि कौन सा चार्ट किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पिवट चार्ट के बारे में। पिवट चार्ट ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन ये पिवट टेबल पे जनरली यूज किए जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ ऐड होती है स्लाइसर, जिससे आपको इंटरएक्टिविटी मिलती है डैशबोर्ड में या रिपोर्ट में। तो ये भी एक बहुत यूज किए जाने वाले चार्ट टाइप है, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट होते क्या है, अगर सिंपली कहा जाए तो एक से ज़्यादा चार्ट टाइप्स का एक साथ यूज कॉम्बो चार्ट कहलाता है। जैसे अगर मुझे सेल्स दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, और प्रॉफिट का परसेंटेज दिखाना है मंथ ऑन मंथ, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुझे दिखाना है कि जनवरी में मेरी इतनी सेल हुई, जनवरी में इतना प्रॉफिट हुआ और उतना परसेंटेज था, और वैसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और दिसंबर तक। तो क्या मैं इसके अलग अलग चार्ट्स बनाऊंगा, जैसे सेल्स के लिए अलग चार्ट बना दिया, प्रॉफिट के लिए अलग चार्ट बना दिया, या प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अलग लाइन चार्ट बना दिया? नहीं, ज़रूरत नहीं है। हम तीनों को एक साथ एक ही चार्ट में और ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं कॉम्बो चार्ट की मदद से। तो इस बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्पार्क लाइंस के बारे में। अगर स्पार्क लाइंस की बात की जाए, तो मुझे भी बहुत बाद में पता चला स्पार्क लाइंस के बारे में, लेकिन ये होता क्या है, तो ये चार्ट्स और ग्राफ्स ही होते हैं, लेकिन एक चार्ट और ग्राफ एक सेल में होता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर सेल में आप चार्ट और ग्राफ बनाते हैं, तो इससे क्विक इंसाइट मिल सकता है, और रिपोर्ट आपका बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है, बहुत इंसाइटफुल बन जाता है। तो स्पार्क लाइंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, डैशबोर्ड डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बेसिक प्रिंसिपल्स होते क्या है डैशबोर्ड डिजाइन के या रिपोर्ट डिजाइन के, कि लेआउट उसका क्लीन हो, इजीली समझ पाए आप, कोई गिचमिड ना हो उसमें, है ना, मिक्सअप नहीं हो किसी भी डेटा का। उसके बाद चार्ट्स की चॉइस आपकी राइट होनी चाहिए, उसके लिए आपको चार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन सा डेटा
कौन से चार्ट के साथ अच्छा लग रहा है ना, और इंसाइटफुल हो रहा है। तो इंटरैक्टिविटी के लिए आप, जैसे मैंने कहा था कि स्लाइसर यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरैक्टिविटी एक डिपेंड करता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। कभी कभी स्टैटिक रिपोर्ट्स या स्टैटिक डैशबोर्ड भी चाहिए होते हैं, लेकिन कई बार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर मैं डैशबोर्ड डिजाइनिंग या रिपोर्ट डिजाइनिंग के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स को और सिंपली कहूँ, तो मैं एक ही कहना चाहूंगा कि कीप इट सिंपल मेक इट इजी। अब कीप इट सिंपल का मतलब यहाँ ये है कि लेआउट सिंपल रखो, अच्छे से रखो, साइट इजीली पता चलनी चाहिए। मतलब जैसे ही डैशबोर्ड को कोई देखे उसे पता चलना चाहिए कि डैशबोर्ड कह क्या रहा है, डेटा क्या क्या रहा है। और मेक इट इजी क्या होता है कि क्योंकि आपको बार बार ये डैशबोर्ड बनाना पड़ सकता है, रिपोर्ट बनाना पड़ सकता है, तो ऐसा ना हो कि बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया आपने और आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या है, अगर बाद में वापस किसी और डेटा के साथ आपको बनाना है। तो कीप इट सिंपल मेक इट इजी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन हालांकि डिफर कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो उस टाइप के सिनारियोज आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक बात कहना चाहूंगा मैं सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए, कि अगर आपसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि आपने बेसिक एक्सेल टेस्ट उनके पास कर ली हो, क्योंकि जनरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब हमें पता चलता है कि सामने वाला उतना कैपेबल है बेसिक एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में, कि वो डेटा को अच्छे से दिखा सकता है, डेटा को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, अच्छे से खेल सकता है डेटा के साथ, अच्छी प्रैक्टिस है उसके एक्सेल के साथ, है ना। चलिए देखते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि अगर डेटा सेट में ब्लैंक्स और डुप्लीकेट्स है तो आप क्या करेंगे, और उसका आंसर का आइडिया भी दिया है कि रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा अगर ब्लैंक्स है तो, या फिर ब्लैंक्स को फिल्टर कर दूंगा, या तो फिर मैं उन ब्लैंक को फिल आउट कर दूंगा अगर आपको मिड मीडियन मोड जैसी चीज़ें पता है, या फिर आपके रिसोर्स से आप प्रॉपर डेटा वापस मंगा सकते हो, वो भी हम कर सकते हैं। या फिर इफ एरर की भी मदद ले सकते हैं हम, अगर फॉर्मूला की वजह से कुछ हो रहा है गड़बड़ तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर आपको मंथली वर्सेस क्वार्टरली सेल्स कंपेयर करने हो तो कौन से टूल को आप यूज कर सकते हैं। तो पिवट टेबल को यूज कर सकते हैं, उसके साथ ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, ग्रुपिंग फीचर होता है पिवट टेबल का, उसको यूज कर सकते हैं मंथ्स को कंसोलिडेट करने में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक डेटा सेट में टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर्स है, ठीक है, हालांकि है वो नंबर्स लेकिन उसका फॉर्मेट टेक्स्ट है, तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं उसको। तो वैल्यू फंक्शन का एक यूज कर सकता हूँ मैं, दूसरा है टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर कन्वर्ट टू नंबर ऑप्शन का भी यूज कर सकता हूँ मैं। अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें स्लाइसर्स चाहिए तो कौन से फीचर्स को आपको यूज करना पड़ेगा। तो पिवट टेबल के साथ आपको स्लाइसर्स का यूज करना पड़ेगा। स्लाइसर्स यूज होते हैं इंटरैक्टिव बनाने के लिए। अब बात करते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगर आपको ये नहीं पता तो आप चाहे एक्सेल सीख लो, एसक्यूएल सीख लो, पावर बीआई सीख लो, या कोई भी ऐसा टूल सीख लो जो डेटा को हैंडल करता है, उससे इंसाइट्स निकलता है। अगर ये नहीं पता आपको तो उन सभी का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये इंग्रेडिएंट है क्या जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो है लॉजिक। अब क्या लॉजिक को डेवलप किया जा सकता है, हाँ, हमें उसके लिए करना क्या पड़ेगा। अगर सच बात कहूँ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी मैंने एक स्ट्रक्चर वे दिया है, ठीक है, स्टेप्स दिए हैं। जैसे हमें क्वेश्चन को या नीड्स को जो सामने वाले को चाहिए हमसे, उनको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसे समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमें कि क्या वो उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, उनके जवाब हमें दे सकता है जो हमें दिए गए हैं। अगर हाँ तो आगे बढ़ सकते हैं हम और सॉल्यूशंस सोच सकते हैं कि हम इसमें से कैसे उसे डेवलप करें उस डैशबोर्ड को या रिपोर्ट को, जिनसे हमें क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। और उसके बाद उसे टेस्ट कर सकते हैं हम बना के, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, तभी ये चीज़ आसान बन जाएगी। अभी लग रहा है कि बोरिंग है, इतने स्टेप्स कौन फॉलो करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, अलग अलग एक्सेल टास्क कंप्लीट करोगे, तो ये लॉजिक वाला लूप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जनरली ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चंस और डेटा को आप देखते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी उसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो इसकी टेंशन मत लीजिए कि बोरिंग टास्क है, बहुत ही मोनोटोनस टास्क है कि एक के बाद एक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद आप सॉल्यूशन सोचने के बाद टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन आपके क्वेश्चंस को 100% आंसर करता है तो वो है प्रेजेंट कर लीजिए उसे, और अगर नहीं
तो वापस जाइए, क्वेश्चंस को फिर से समझिए, डेटा को फिर से समझिए, सॉल्यूशंस को फिर से सोचिए और उसे टेस्ट कीजिए, डेवलप कीजिए डैशबोर्ड को और रिपोर्ट्स को, और देखिए क्या इस बार क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। अगर हाँ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर लूप चालू है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो एक्सेल के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।